यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप सृष्टि की कला में, आपके सृष्टि के निर्माण में आपको कलाविद के रूप में, विनायक के रूप में, समझदारी के रूप में, सूझबूझ के रूप में प्रकृति ने स्थापित किया है। आप भी एक तत्व हैं, अन्य तत्वों के साथ आप मिलकर आप सृष्टि की रचना में कार्य करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप वेद और पुराणों की ये चर्चाएं से ये बात पता चलती है कि आपका ही सृष्टि में कलाविद ढंग से कालबद्ध सारी क्रियाएं आपके समझबूझ, आपके विवेक के अंतर्गत है। आप की कृपा के बिना संभव नहीं है सृष्टि को सुंदर बना के चलना, सृष्टि को स्वस्थ रखना। ये संभव नहीं है। आज का मनुष्य संपूर्ण मनुष्य के रूप में जो देवता के स्तर को प्राप्त किया था एक जमाने में, वो नहीं है। आज मृत्यु से और जीवन से जूझ रहा है, लेकिन बोध में नहीं है हम मृत्यु और जीवन से जूझ रहे हैं। इसलिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप इसको संभालिए और थोड़ा प्रेरित कीजिए कि मनुष्य विवेक से युक्त होकर, कम से कम बुद्धि से युक्त होकर तो क्रियाशील जरूर रहे। इस कार्यक्रम के तहत अपने देश की स्वास्थ्य की दुर्दशा पर एक अजीब सा स्थिति बनती है। आयुर्वेद के कसौटी पर, आयुर्वेद की आंखों से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा देश जर्जर हो गया है। जैसे लकड़ी में घून लग जाता है, उसी तरह से सब में घून लग गया है। बीमारियों की भीड़ हो गई है। इसके लिए हम सजगता की आवश्यकता है, आयुर्वेद की आवश्यकता है। अभी भी कोई बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है अगर मनुष्य थोड़ा सा अपनी प्राचीन शैली को ध्यान रखे। वस्तु सब वही है, थोड़ा सा खान पान पर नजर रखे, प्रकृति के साथ जुड़कर चलने की अगर आदत डाले तो सब स्वस्थ हो सकता है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद के संदेश को आपको सुनाने के लिए इस कार्यक्रम को करता हूँ। आप इस कार्यक्रम के तहत वात पित्त कफ और सत्व रजतम पर बातें हो गई है और रोग पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें मनुष्य रोगी कैसे होता है, रोग का उदय कैसे होता है। तो आयुर्वेद के नज़र में तो सबसे पहली बात तो है कि हम मनुष्य को रोग रक्षणी और जीवनी शक्ति मिली हुई है। तो जीवनी शक्ति से हमारी सृष्टि का, हमारे तन के स्तर पर हमारे तन का निर्माण होते रहता है, अनवरत निर्माण होते रहता है। लेकिन रोग रक्षणी शक्ति उस निर्मित तन का, निर्मित मन का, निर्मित बुद्धि चित्त चेतन अहंकार का, निर्मित मन का और उसकी पांचों इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का संचालक मन है, इसका भी संचार होते रहता है। आज हम ओज पर चर्चा करते हैं। ओज हमारे मनुष्य का, हमारे शरीर का सत्व है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसको रोग रोधक क्षमता
यानी इम्यूनिटी पावर की संज्ञा से उन्होंने पुकारता है कि यह शक्ति जो नेचर की ओर से हमें मिली हुई है, हमें रोगों से बचाती है। इम्यूनिटी पावर को ही रोग रोधक क्षमता कहती है। जीवनीय शक्ति के संदर्भ में उसको पूरी की पूरी पता नहीं है। रोग रोधनी शक्ति के संबंध में भी वो पूरी पता नहीं है विज्ञान को, जो आयुर्वेद के साथ मेल नहीं खाता है। क्योंकि अगर रोग रक्षणी शक्ति हमारे भीतर कम है, उसी से अगर बीमारी है, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को उस के संदर्भ में कुछ मैजिक करना चाहिए कि हमारे रोग रक्षणी शक्ति हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये मानी जो पूरी प्रकृति की सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक होती है, स्वचालित शैली से होती है। मनुष्य सिर्फ अपने भोजन का इंतजाम करता है, रहने सोने का थोड़ा इंतजाम करता है और खाने की शैली इत्यादि पर व्यवस्था करता है, और लेकिन सिर्फ भोजन मुंह में डालता है और उसके बाद में भोजन का क्या होता है मनुष्य को पता नहीं। और इसके अतिरिक्त मनुष्य का हमारे तन और मन और सूक्ष्म शरीर पर कोई बस नहीं है। सब ऑटोमेटिक शैली से नेचर की ओर से चल रही है। उसी ऑटोमेटिक क्रिया में हमारे शरीर को अस्थायी सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति से की जो शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्तियों से तारतम्य बनाए रखने के लिए हम जो खाते हैं उसको पुनः प्रकृति में अणु के रूप में मिला देने के लिए, परिष्कृत करने के लिए जो क्रियाएं होती है, वह धातु के रूप में मैंने कहा है कि साहब कोशिकाएं बनती है, कोशिकाओं के समूह से धातुएं बनती हैं और धातुओं के सत्व को हम ओज कहते हैं। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, मांस और हड्डी और आपका ये सारे सातों सात धातुओं के सत्व को हम ओज कहते हैं। ओज हमारे शरीर की वो शक्ति है जो हमें स्निग्धता प्राप्त करती है। स्निग्धता का मतलब कि साहब हमारे शरीर में स्नेह, करुणा का पैदा करती है, सेवा का भाव पैदा करती है, प्रत्येक भाव को वो पुटित करती है, हमारे शरीर के अंदर उदय कराती है और सब उदय करता है। ओज बनता है वीर्य के पचने के बाद। अब जहाँ वीर्य के पचने के बाद ओज बनता है, तो ओज वीर्य के पचने के बाद ओज जिसको बनते रहता है, उसमें सेवा का, त्याग का, प्रेम का, करुणा का, स्वतंत्रता का, निर्भयता का भाव रहता है। जब ओज की वृद्धि हो जाती है और प्रकृति से उसका लगाव भी रहता है। ओज को सोमात्मक भी कहते हैं। यानी सृष्टि की रचना में ओज, सृष्टि की रचना में सूर्य सोम का सोमात्मक सृष्टि की रचना मानी गई है। और ये सूर्य सोमात्मक सृष्टि की रचना में ओज का बहुत महत्व है। ओजस्वी मनुष्य का पुत्र, ओजस्वी मनुष्य की पुत्रियां, ओजस्वी मनुष्य के सारे जो पैदा किया गया जितने बाल बच्चे हैं या स्वयं, वो बहुत ही शक्तिशाली, वो चिरंजीवी, बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और कुछ स्थिर शक्ति को स्थापित करके चलने वाली होती है। ये प्रत्येक भाव को पैदा प्रत्येक भाव को पुष्ट करती है, पैदा भी करती है। मैंने अगर हमारा मन क्रियाशील है और आंखें अगर देखती है, तो आंखों को देखने की शक्ति भी ओज के माध्यम से ही मिलता है। कान सुन के सुनने, नाक से को सूंघने, चर्म का स्पर्श करने की शक्ति भी उसी को मिलती है। जीव को भी जिसका ओज मजबूत रहता है, जीव पहचान जाता है कि हमारे लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है। इस भाव की पूर्ति भी ओज ही करता है। हमारे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जो
इंडोक्राइन की ग्रंथियों को जो के रस भी, जो इंडोक्राइन की ग्रंथियों के रस के अभाव में आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि थायराइड का बीमारी हो गया, डायबिटीज का बीमारी हो गया, ये सारी बातों की बीमारी हो गया। तो ये इंडोक्राइन की सारी ग्रंथियों का जो रस है, मैसेंजर जिसको वो कहता है, वह भी हमारा ओज भी है। ओज के बनने की प्रक्रिया में आज बहुत तरह की बाधाएं हैं। इस पर हम अगले बार ओज कैसे बनता है और ओज के अभाव में क्या क्या होता है, इस पर हम अगले कड़ी में बात करेंगे। ओज मान के चला जाए कि ओज ही हमारी शक्ति है, बल है, तुष्टि और पुष्टि का साधन है, और हमारे खान पान से ही ओज बनता है। और हम खान पान को अगर सुधार के चलते हैं, प्रकृति सामने होकर चलते हैं, या प्रकृति के साथ मेल मिला कर चलते हैं, तो हम ओजस्वी बनेंगे। अब बिना ओजस्वी बने तेजस्वी बनना भी संभव नहीं है। आज लोगों की मानसिक, बच्चों की याद करने की, समझने की, सोचने की शैली, या कोई बहुत बड़ा विद्वान के स्तर पर कोई बच्चों का भीड़ नहीं आगे बढ़ रहा है, समझदार स्तर पर नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे समूह में हमारा ओज नहीं बन रहा है। हमारा खान पान ऐसा बिगड़ गया है कि हम ओजस्वी नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे बाल बच्चे हमारे सारे तेजस्वी नहीं हो रहे हैं। समूचे समूहों का सोचने की शैली भी सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता से अलग हो गया है। ये ओज के अभाव का भी कारण हो सकता है। इसमें यह तुष्टि पुष्टि देता है, प्रत्येक भाव को पूर्ण करता है, और यही जो साधक होते हैं उनकी कुंडलियों को सिद्धि प्रदान करता है। अक्षरों के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ मेल कराता है। सारी क्रियाएं ओज के ही माध्यम से होती है। और सारे ऋषियों ने कहा कि ओज हमारे धातु का सत्व है, और तुष्टि पुष्टि और बल का उदय इसी से होता है, और यह प्रत्येक भाव का है, और ये धी, धृति, स्मृति का ही संचालक है। जिसमें ओज नहीं, उसमें धी नहीं, धृति नहीं, स्मृति नहीं, सत्य नहीं, क्रोध। स्त्रियों में एक क्रोध नहीं होना चाहिए, स्त्री में क्रोध नहीं दिया गया है। स्त्रियों में नेचर की ओर से रोष दिया गया है, लेकिन हमारे खान पान ने स्त्रियों में क्रोध पैदा कर दिया है, रोष नहीं। रोष और क्रोध में बहुत फर्क है। तो ये सारी बातें ओज के अभाव में अभी तो है, लेकिन कल हम लोग इस पर बात करेंगे। ओज ये करता है कि हमको रोष पैदा कराता है स्त्रियों में। अब मनुष्य में जो है भी उस रोष का संचार स्त्री ही करती है। इस तरह से हम आज के इस कार्यक्रम को ओज को माने कि रोग रक्षणी शक्ति तो सचमुच में है, और ओजस्वी व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। न तपंति रोगा, ये सब शब्द आयुर्वेद ने भी कहा है, बहुत सारी जगह कही गई है। इसलिए ओजस्वी रोगी नहीं होते। इसी के साथ आज का कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगली बार मैं ओज कैसे बनता है पर बात करूँगा। उसके बाद ओज के क्षय पर बात करूँगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम का विश्राम करता हूँ। इसी जगह विराम देता हूँ। धन्यवाद।